बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ब्लड वेसल्स को। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में ह्यूमन में एग्जिस्ट करते हैं और उसके डिफरेंट फंक्शन है। लेकिन ब्लड वेसल्स का काम जो मेन फंक्शन ये है कि वो ब्लड को क्या करता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। और जितने भी ब्लड वेसल्स है तकरीबन उनमें जो स्ट्रक्चर होता है, तीनों जितने भी ब्लड वेसल है उनमें तकरीबन बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ इसके ब्लड वेसल्स के वॉल में 3 लेयर्स होते हैं। अगर हम इसको ऑब्ज़र्व कर लें तो इसका जो 3 लेयर्स को जनरली कहते हैं ट्यूनिक्स। लेयर को ट्यूनिक कहते हैं। एक लेयर जो होता है, एक लेयर को ट्यूनिका एंटाइमा कहते हैं। मतलब जो ये वो लेयर है जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो ब्लड को फेस करता है। मतलब एक कैविटी होती है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक सेंट्रल कैविटी है। दिस सेंट्रल कैविटी इज एक्चुअली कॉल्ड एज इसको ल्यूमेन कहते हैं। इसके सराउंडिंग में ये जो लेयर है, this layer will surround the lumen, it's called as a tunica एंटाइमा इसको कहते हैं। ठीक है, इस ट्यूनिका एंटाइमा में 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है इसका है, इसमें इस तरह सेल्स होते हैं और इन सेल्स को कहते हैं स्क्वेमोज एपिथेलियल सेल्स। स्क्वेमोज एपिथेलियल सेल्स, ये जो सेल्स इसमें मौजूद है इसको कहते हैं स्क्वेमोस एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, ये स्क्वेमोस सेल जो है ये मौजूद है और उस स्क्वेमोस सेल्स के सराउंडिंग में क्या है, इलास्टिक फाइबर्स होते हैं जो कनेक्टिव टिश्यूज़ के फाइबर होते हैं। दे आर सराउंडेड बाय इलास्टिक फाइबर्स। तो हमारे पास ये जो ट्यूनिका एंटाइमा है इसका ये जो इनर मोस्ट लेयर ट्यूनिका एंटाइमा, ये इस सराउंडिंग ल्यूमेन को सराउंड करता है। ये ल्यूमेन है, ये कैविटी है। इस कैविटी के इर्द गिर्द ये एक इनर मोस्ट लेयर है जिसको ट्यूनिका एंटाइमा कहते हैं और उसमें 2 कंपोनेंट्स है, एक स्क्वेमोस एपिथेलियल सेल्स है और एक क्या है, एक हमारे पास इसमें इलास्टिक फाइबर इसको सराउंड करते हैं। दूसरा जो फॉर एग्जांपल लेयर होता है, लेट्स से जो ट्यूनिका एंटाइमा के ऊपर है, वो जो लेयर है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ ट्यूनिका मीडिया। मीडिया मिडल लेयर को कहते हैं। और ये जो होता है ये इसको सराउंड करता है, किसको, दे सराउंड द ट्यूनिका मीडिया। ये हमारे पास ट्यूनिका एंटाइमा को ये सराउंड करता है। दिस लेयर, दिस इज कॉल्ड एज अ ट्यूनिका मीडिया या मिडल लेयर। इसमें भी 2 कंपोनेंट्स है। इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं और इसमें भी इलास्टिक फाइबर होते हैं, मतलब इलास्टिन फाइबर जो प्रोटीनेशियस फाइबर होते हैं। सो दे आर सराउंडेड बाय अ स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स होते हैं और दे कंटेन अ इलास्टिक फाइबर। ये ट्यूनिका मीडिया है। और जो आउटर मोस्ट लेयर है इट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ ट्यूनिका एडवेंटिशिया। जो आउटर मोस्ट लेयर है जो इसको सराउंड करता है, दिस लेयर विच इज इन कांटेक्ट विद द ट्यूनिका मीडिया। जो ट्यूनिका मीडिया के साथ कांटेक्ट में होता है, दिस लेयर इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ ट्यूनिका एडवेंटिशिया या इसको कहते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना या ट्यूनिका एडवेंटिशिया। इसमें मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं। इस आउटर मोस्ट लेयर में हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जिसको कहते हैं सेरोसा। एरियोलर टिश्यू, ये भी कनेक्टिव टिश्यू है। इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं इसमें नर्व्स भी होते हैं, मतलब एडवेंटिशिया में नर्व्स होते हैं। ये नर्व्स इसकी मतलब मूवमेंट को, मतलब इसके मूवमेंट को क्या करते हैं, ब्लड वेसल जब
इसके मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है तो वो नर्व्स कंट्रोल करते हैं। और इसमें वैसा वेसोरम स्पेसिफिकली वो ब्लड वेसल जो हमारे बॉडी में बड़े बड़े ब्लड वेसल्स के फॉर्म में होते हैं, जिस तरह सबसे लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा है और सबसे लार्जेस्ट वेन जो है वेना केवा है। तो इसकी वॉल को मिसाल के तौर पर ये एडवेंटिशिया है, तो इस एडवेंटिशिया में नर्व भी होते हैं, लेकिन इसको भी ब्लड वेसल सप्लाई होते हैं, इसको भी ब्लड वेसल सप्लाई होते हैं। मतलब द वेसल विच सप्लाई द वेसल दे आर कॉल्ड एज अ वैसा वेसोरम। तो ये वैसा वेसोरम जो होते हैं ये इसको सप्लाई करते हैं ब्लड। मतलब देखिए ब्लड वेसल्स खुद बॉडी को ब्लड सप्लाई करते हैं, लेकिन इनके वॉल को भी ब्लड की ज़रूरत होती है। तो इनको ब्लड कौन देता है? वो वैसा वेसोरम देता है। तो वैसा वेसोरम को डिफाइन करते हैं कि द वेसल विच सप्लाई द वेसल, वो ब्लड वेसल जो ब्लड वेसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं, इसको कहते हैं वैसा वेसोरम। तो वो ट्यूनिया का एडवेंटिशिया में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, तो ये तो हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया एक ब्लड वेसल्स का, कि हमारे पास ब्लड वेसल्स में ये 3 लेयर होते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर है वो ट्यूनिका एंटाइमा है, जिसमें 2 लेयर्स होते हैं। एक सेलुलर लेयर जिसको स्क्वेमोस एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, और एक जो होता है स्क्वेमोस एपिथेलियल सेल्स को एंडोथेलियम भी कहते हैं, और उसको सराउंड करते हैं कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक फाइबर्स। दूसरा जो मिडल लेयर है उसको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और उसमें स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। और जो आउटर मोस्ट लेयर है जिसको ट्यूनिका एडवेंटिशिया या एक्सटर्ना कहते हैं, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स है। उसमें कनेक्टिव टिश्यू सेरोसा है, एरियोलर टिश्यू है, इलास्टिक फाइबर्स भी इसमें होते हैं, नर्व्स होते हैं, और वैसा वेसोरम जो वो वेसल जो ब्लड वेसल को सप्लाई करते हैं ब्लड। अच्छा, अब हम आते हैं ब्लड वेसल्स के टाइप्स की तरफ आते हैं। हमारे बॉडी में 3 मेन मतलब बेसिक टाइप्स होते हैं ब्लड वेसल्स। एक आर्टरीज है, एक कैपिलरीज है, और एक वेन्स है। आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। अब इसकी तरफ आते हैं कि आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, इसके स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए हमारे पास जिस तरह यहाँ मैंने स्ट्रक्चर ड्राई किया आपको, देखें इसमें ये जो है फॉर एग्जांपल ये बेसिक स्ट्रक्चर, इससे पहले भी हमने पढ़ा कि एक ब्लड वेसल्स का बेसिक स्ट्रक्चर में कितने लेयर्स होते हैं, उसमें 3 लेयर्स होते हैं। तो देखिए इसमें ये जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ, दोनों में ये आर्टरी और वेन का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एक्सटर्ना, जिसमें हमने पढ़ा ना कि इसमें कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, इलास्टिक फाइबर्स, नर्व्स और वैसा वेसोरम जो होते हैं ये सप्लाई होते हैं। फिर हमारे पास इसमें देखिए दिस इज़ द मिडल लेयर, ये जो है ये मिडल लेयर है। तो आप ज़रा गौर से देखिए, दिस इज़ द मिडल लेयर विच इज़ एक्चुअली कॉल्ड एज अ ट्यूनिका यहाँ मीडिया, ये ट्यूनिका मीडिया है। और देखिए हमारे पास अगर हम वेन का मिडल लेयर देख लें, वो ट्यूनिका मीडिया, वो बहुत थिन होता है कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू द ट्यूनिका मीडिया ऑफ द आर्टरीज। तो आर्टरीज का ट्यूनिका मीडिया थिकर होता है, बहुत मोटा होता है, क्योंकि उसमें स्मूथ मसल्स और स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर ज़्यादा होते हैं, और वेन का थिनर होता है। इसी तरह अगर हम उसमें देखें, लेट्स कम टू द ट्यूनिका एंटाइमा को देखें, तो ट्यूनिका एंटाइमा तकरीबन दोनों में तकरीबन सेम डायमीटर का होता है। लेकिन देखें अब यहाँ जो इसकी सेंटर में जो ल्यूमिन है, लेट्स कम टू द ल्यूमिन ऑफ दिस वेन, ये ल्यूमिन है वेन का, और ये ल्यूमिन है किसका? आर्टरी का। तो ल्यूमिन ऑफ वेन आर लार्जर एज कंपेयर टू द ल्यूमिन ऑफ द आर्टरी। आर्टरी का ल्यूमिन बहुत छोटा होता है, स्मॉलर होता है, ठीक है ना। तो इसी वजह से देखिए वेन में एबिलिटी ये होती है कि वो ब्लड को ज़्यादा एकोमोडेट कर सकता है। आर्टरीज में कैपेबिलिटी जो ये है, ये ब्लड को ज़्यादा एकोमोडेट तो नहीं कर सकता, लेकिन इसमें ब्लड की जो स्पीड होगी कंपैरेटिवली वेन के मुकाबले में ज़्यादा होगी, क्योंकि इसका ल्यूमिन नैरो है, तो इसमें स्पीड जो है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द वेन। तो ये बात याद रखिएगा, आर्टरीज और वेन जो होते हैं इसमें दोनों इसके स्ट्रक्चर में वही तीनों लेयर बेसिक लेयर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आर्टरीज में
ट्यूनिका मीडिया बहुत थिक होता है और वेन में ट्यूनिका मीडिया स्मॉलर होता है, और आर्टरीज का ल्यूमेन जो होता है वो स्मॉलर होता है, वेन्स का ल्यूमेन जो होता है वो लार्जर होता है। ये बात याद रखें। अच्छा, अगर हम इस कैपिलरी को देखें कंपैरेटिवली, तो देखिए कैपिलरी में आपको सिर्फ एंडोथेलियम नज़र आ रहा है, बास कैपिलरीज में सिर्फ एंडोथेलियम होता है। और अगर हम सिर्फ बेसिकली ये कंसिडर कर ले तो ये बात याद है कि कैपिलरी में सिर्फ इनर मोस्ट लेयर होता है ट्यूनिका एंटाइमा, लेकिन मोस्टली जो कैपिलरी होते हैं उसमें सिर्फ ट्यूनिका एंटाइमा का भी सिर्फ वही पार्ट होता है जिसको एंडोथेलियम कहते हैं। ये स्क्वेमोज सेल्स है, ज़्यादा स्क्वेमोज सेल्स, एंड इन सम केसेस दे आर सराउंडेड बाय इलास्टिक फाइबर, बाय स्मूथ मसल, स्मूथ इसको सराउंड करते हैं, लेकिन ये इतने मतलब स्मूथ मसल हर कैपिलरीज में नहीं होता, सिर्फ एंडोथेलियम एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब ये तो इन तीनों का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। आर्टरीज और वेन में 3 लेयर है, वेन में कैपिलरीज में सिर्फ क्या है, सिर्फ 1 लेयर होता है, एंड दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज एंडोथेलियम, और दिस इज द ल्यूमेन ऑफ द कैपिलरीज। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं पहले आर्टरी की तरफ। देखिए, आर्टरी वो ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को हार्ट से अवे पंप करते हैं, कैरी करते हैं, मतलब विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तमाम आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय पल्मोनरी आर्टरी की, ये बात याद रखें। ये हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था। पल्मोनरी आर्टरी आर द ओनली आर्टरी विच कंटेन deoxygenated blood, otherwise all artery contain oxygenated blood। अच्छा, आर्टरी जो है मतलब साइज के लिहाज से, स्ट्रक्चर के लिहाज से भी फिर 3 टाइप्स है हमारे बॉडी में। एक है इलास्टिक आर्टरी, वन इज कॉल्ड एज इलास्टिक आर्टरी, एक होती है मस्कुलर आर्टरी, और एक होती है आर्टेरियोल। देयर आर 3 टाइप ऑफ द आर्टरीज विच आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से, इलास्टिक आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी एंड आर्टेरियोल्स। ये इलास्टिक और मस्कुलर आर्टरी दोनों को कहते हैं कंडक्टिंग आर्टरी, लेकिन इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। दे आर कॉल्ड एज अ कंडक्टिंग आर्टरी। दोनों ब्लड को कंडक्ट करते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर इनका डिफरेंस होता है। लेट्स कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टरीज, इलास्टिक आर्टरी एंड मस्कुलर एंड आर्टेरियोल। देखिए, इलास्टिक आर्टरी वो आर्टरी है जो हमारे बॉडी में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी, जो हार्ट से डायरेक्टली निकलता है, लाइक और हार्ट से जो डायरेक्ट निकलता है, जिस तरह एओर्टा हमने डिस्कस किया, और जो एओर्टा से जो ब्रांचेस, नियर बाय ब्रांचेस निकलते हैं, लाइक कैरोटिड आर्टरी हो गया, एब्डोमिनल आर्टरी हो गया, ये बड़े बड़े जो आर्टरी है इनको इलास्टिक आर्टरी कहते हैं। इसको इलास्टिक आर्टरी इसलिए कहते हैं कि इसके ट्यूनिका मीडिया को अगर हम ऑब्जर्व कर लें तो इसके ट्यूनिका मीडिया में अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, इसलिए इसमें कनेक्टिव टिश्यू ट्यूनिका मीडिया में होते हैं, ताकि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करें तो ये एक्सपेंड हो सके और एक्सपेंशन से इसमें ब्लड ज़्यादा वॉल्यूम में एंटर हो सके, मतलब इसमें एक्सपेंशन कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इसके ट्यूनिका मीडिया में बहुत ज़्यादा इलास्टिक फाइबर होते हैं, ताकि ज़्यादा ब्लड को एकोमोडेट कर सके। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे तो हार्ट इसमें डायरेक्टली ब्लड पंप करता है, तो उसकी वजह से ये एक्सपेंड हो जाते हैं। तो ये हमारे बॉडी में ये कौन से आर्टरी है, ये एओर्टा है और नियर बाय आर्टरीज है। अच्छा, एओर्टा का डायमीटर जो है मैंने लिखा है, दिस इज अबाउट दे आर अबाउट 20 to 23 मिलीमीटर इन डायमीटर, ये इसका डायमीटर है। ये इसको फिर बाद में भी हम डिस्कस करेंगे दूसरे वीडियो में कि ब्लड की वेलोसिटी जो होती है ब्लड वेसल्स में ये किस पे डिपेंडेंट है। अच्छा, दूसरे किस्म की जो आर्टरी है दैट इज कॉल्ड एज अ मस्कुलर आर्टरी। ये मस्कुलर आर्टरी इलास्टिक आर्टरी से ही ब्रांचेस के फॉर्म में निकलते हैं, मतलब जब एओर्टा के छोटे छोटे मतलब जो हमने पढ़ा ना कि एओर्टा से फिर ब्रांचेस निकलते हैं, कैरोटिड आर्टरी जो नेक के थ्रू पास होकर हेड रीजन को ब्लड सप्लाई करती है, या एब्डोमिनल आर्टरी। लेकिन उन एब्डोमिनल और जो कैरोटिड आर्टरी है उससे जब फर्दर ब्रांचेस निकलते हैं तो वो जो आर्टरी है उनको कहते हैं मस्कुलर आर्टरी। तो इसको कहते हैं मस्कुलर आर्टरी, दे ब्रांच फ्रॉम इलास्टिक आर्टरी एंड दे हैव अबंडेंट स्मूथ मसल इन ट्यूनिका मीडिया। अब देखिए, इलास्टिक और मस्कुलर में क्या फ़र्क है, दोनों में जो ट्यूनिका मीडिया है उनके बेस पर डिफरेंसेस है। इलास्टिक आर्टरी के ट्यूनिका मीडिया में इलास्टिक फाइबर ज़्यादा है और स्मूथ मसल्स कम है। मस्कुलर आर्टरी के ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल्स अबंडेंटली होते हैं, और इसका क्या काम होता है, ये
ब्लड की फ्लोइंग को रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है? बाय वेजो कंस्ट्रक्शन एंड वेजो डायलेशन। मतलब इसके वॉल में इसमें जब स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसकी ल्यूमेन नैरो हो जाएगी, तो ब्लड की स्पीड जो है वो ज़्यादा तेज़ और ब्लड की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इसके ल्यूमेन जब एक्सपेंड होगा, इसके मसल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन आएगी, तो इसके जब मसल होंगे ट्यूनिका मीडिया में जब वो रिलैक्स होंगे तो वो ज़्यादा ब्लड एकमोडेट करेंगे। लेकिन ब्लड की फ्लो क्या करेगा? जब ल्यूमेन एक्सपेंड होगा तो ल्यूमेन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ब्लड की फ्लो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ल्यूमेन नैरो हो जाती है, ब्लड वेसल नैरो हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेसो कंस्ट्रिक्शन। और जब मसल्स रिलैक्स होते हैं तो इसकी ल्यूमेन जो होती है वो ल्यूमेन का साइज बड़ा हो जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं वेसो डायलेशन। तो इसकी वजह से मतलब ब्लड की फ्लो जो होती है कभी स्पीड अप करता है कभी स्लो करता है। दिस इज कॉल्ड एज वेसो कंस्ट्रिक्शन एंड वेसो डायलेशन। तो ये ब्लड की फ्लो रेगुलेट करता है। इलास्टिक आर्टरी क्या करते हैं? वो उसमें जब ब्लड आता है एओर्टा से तो ये एक्सपेंड होकर ब्लड को एकमोडेट करता है। द थर्ड टाइप ऑफ आर्टरी आर कॉल्ड एज आर्टेरियोल। आर्टेरियोल जो होते हैं इसका डायमीटर 0.2 मिलीमीटर डायमीटर है, और ये इलास्टिक जो मस्कुलर आर्टरी है उसके ब्रांचेस होते हैं। मतलब इलास्टिक आर्टरी के जो ब्रांचेस है वो मस्कुलर है, और मस्कुलर से जो जब फर्दर ब्रांचेस निकलते हैं वो क्या है? वो आर्टेरियोल्स है। ये माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स है। इसमें तमाम 3 लेयर्स होते हैं, लेकिन बास आर्टेरियोल जो सबसे स्मॉलेस्ट आर्टेरियोल है, जो वेन्स जो कैपिलरीज बनाते हैं जिससे ब्रांचेस फिर कैपिलरीज के फॉर्म में निकलते हैं, तो उनमें एंडोथीलियम होता है और सिंगल लेयर ऑफ स्मूथ मसल होता है। मतलब जो सबसे स्मॉलेस्ट आर्टेरियोल है ना, उसमें हमारे पास क्या है? उसमें ट्यूनिका एंटाइमा होता है, और वो उसमें एंडोथीलियम प्लस उसको सराउंड करते हैं सिंगल लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। अच्छा, आर्टेरियोल में भी वेसो कंस्ट्रक्शन और वेसो डायलेशन होती है, क्योंकि इसमें भी स्मूथ मसल्स है, तो ये भी ब्लड की फ्लो को रेगुलेट करता है वेसो कंस्ट्रक्शन और वेसो डायलेशन से। वेसो कंस्ट्रक्शन कैसे कहते हैं? कि द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, और वेसो डायलेशन कहते हैं द डायलेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, फिर हमारे पास कैपिलरीज आते हैं। कैपिलरीज जो होते हैं ये इसमें सिर्फ ट्यूनिका एंटाइमा होता है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया, और बाद में मतलब मोस्टली जो कैपिलरी है उसमें सिर्फ एंडोथीलियम होता है। ठीक है, तो कुछ कैपिलरी में ट्यूनिका एंटाइमा होगा। ट्यूनिका एंटाइमा में फिर 2 कंपोनेंट है ना, एक उसमें एंडोथीलियम है प्लस उसको सराउंड करते हैं क्या? हमारे पास कुछ इलास्टिक फाइबर्स, और बाद में सिर्फ एंडोथीलियम होता है। अच्छा, कैपिलरीज जो होते हैं ना, ये बहुत सबसे एबंडेंट ब्लड वेसल हमारे बॉडी में ये है, मतलब ये सबसे ज़्यादा है, और ये एक डेंस नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं बॉडी के अंदर, और उस डेंस नेटवर्क को कहते हैं कैपिलरी बेड्स। दे आर कॉल्ड एज अ कैपिलरी बेड्स। और इस कैपिलरी में चूंकि एक लेयर होता है, तो ये एक लेयर जो होता है उसकी वजह से क्या होती है? मतलब इसमें एक सिंगल लेयर, जिस हमने यहाँ डिस्कस किया ये वाला, तो इसके थ्रू डिफ्यूजन होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वगैरह, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रंट्स वगैरह, वेस्ट जो होती है डिफ्यूज करती है बॉडी सेल्स के साथ, और मतलब बॉडी सेल से वेस्ट आती है इसके अंदर एक साइड से, और ये ऑक्सीजन जो होता है ये सप्लाई करता है सेल को, और दूसरी साइड से कार्बन डाइऑक्साइड सेल से इसमें आता है कैपिलरीज में, वेस्ट भी सेल से आते हैं। तो ये डिफ्यूजन के थ्रू एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होती है। अच्छा, अब अगर हम देखें, लेट्स से व्हेन वी कम टू द कैपिलरीज की तरफ आ जाए, तो ये जो कैपिलरीज है इसके टाइप्स भी मौजूद है हमारे बॉडी में। कैपिलरीज का डायमीटर जो होता है वो 7 to 9 माइक्रोन मीटर डायमीटर है, और ये 1 मिलीमीटर लेंथ होती है इसकी। कैपिलरीज के 3 टाइप्स है हमारे बॉडी में। एक कैपिलरीज को कंटिन्यूअस कैपिलरीज कहते हैं, एक को फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज कहते हैं, और एक को कहते हैं साइनोसाइडल कैपिलरी। ये 3 टाइप्स ऑफ कैपिलरीज जो है ये बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं, और ये फंक्शन के लिहाज से और स्ट्रक्चर के लिहाज से भी डिफरेंट है। अच्छा देखिए, ये जो फर्स्ट कैपिलरी है इसको कहते हैं कंटिन्यूअस। देखिए इसमें जो एंडोथीलियम है, आप देखिए ज़रा, ये हमारे पास ये इसका एंडोथीलियल के सेल्स है, एंडोथीलियम के सेल्स है जिसको स्क्वेमोज सेल्स कहते हैं। ये सेल्स आपस में कंटिन्यूअसली अटैच्ड है, ठीक है ना। इसके दरमियान में ये सेल्स जो आपस में अटैच है, कनेक्शन है, ये फॉर एग्जाम्पल एक सेल दूसरे के साथ कनेक्ट है इस तरह,
तो ये जो दरमियान में ये जो कनेक्शन है इसको कहते हैं, मतलब ये जो क्लिफ्ट है इसको कहते हैं इंटरसेलुलर क्लिफ्ट, ठीक है। और इसके ऊपर कंप्लीट बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंड करता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक लेयर होता है जो क्या करता है, इसके थ्रू स्मॉलर सब्सटेंसेस पास हो सकते हैं, लेकिन लार्जर सब्सटेंसेस ये अलाउ नहीं करता। मतलब ये एक मेम्ब्रेन है जो स्मॉलर सब्सटेंसेस को परमिएबल है, लेकिन लार्जर सब्सटेंसेस लाइक ब्लड वेसल, आरबीसी वगैरह इसके थ्रू पास नहीं हो सकती। तो ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें एग्जिस्ट करता है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन में मुख्तलिफ किस्म के कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें कोलेजन प्रोटीन वगैरह होते हैं। ये डिफरेंट सब्सटेंसेस कोलेजन प्रोटीन जो हमारी बॉडी में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में एग्जिस्ट करता है। तो इसमें एक सिंगल एंडोथेलियम है और उसको सराउंड करता है क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस कैपिलरी है। कंटिन्यूस का मतलब है कि इसके सेल्स आपस में कंटिन्यूसली अटैच होते हैं, इसमें कोई गैप वगैरह नहीं है। मोस्टली हमारे बॉडी में जो कैपिलरी है वो कंटिन्यूस है। एक और कैपिलरी है, अगर हम इस कैपिलरी को सिलेंडर देख लिए, एक सिलेंडर है कैपिलरीज का, तो इसके ये जो एंडोथेलियम सेल्स है, ये हमारे पास ये एंडोथेलियल सेल्स है, एंडोथेलियल सेल्स है। एंडोथेलियल सेल्स की में जगह जगह पे सराउंडिंग में क्या होते हैं, दे कंटेन अ पोर्स। इन पोर्स को एक्चुअली कहते हैं फेनेस्ट्रा। द पोर्स आर कॉल्ड एज अ फेनेस्ट्रा। अच्छा, ये जो फेनेस्ट्रा देखिए, अगर इसका क्रॉस सेक्शन देख रही है, इसका क्रॉस सेक्शन स्ट्रक्चर है कैपिलरीज का, तो देखिए ये स्क्वेमोस सेल्स है, स्क्वेमोस सेल्स है। और स्क्वेमोस सेल देखिए ये डिसकंटिन्यूअस है। मतलब जिस स्क्वेमोस एपिथेलियल सेल्स है उसके दरमियान में क्या है, दे कंटेन अ, दरमियान में पोर होते हैं, लेकिन इसको कंप्लीट बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंड करता है। तो इसलिए इसके थ्रू भी ब्लड से आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स वगैरह बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन इसको सराउंड करता है। इसके थ्रू भी सिर्फ स्मॉलर सब्सटेंसेस पास होती है, और ये स्पेसिफिकली उन बॉडी में होता है जहाँ इफेक्टिवली बहुत ज़्यादा डिफ्यूजन होती है। ब्लड से बहुत ज़्यादा सब्सटेंसेस जब निकलते हैं, स्मॉलर सब्सटेंसेस को बेसमेंट में परमिएबल है। तो ये स्पेसिफिकली हमारे किडनी में और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि किडनी और स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी वेस्ट क्या करता है, डिफ्यूज रिमूव करता है। नेफ्रॉन में अगर आप देखें, नेफ्रॉन का जो ग्लोमेरुलस पार्ट होता है, बॉम्बिन कैप्सूल जो ग्लोमेरुलस को सराउंड करता है, तो वो जो ग्लोमेरुलस है वो एक्चुअली फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं स्पेसिफिकली। और द थर्ड टाइप इज एक्चुअली कॉल्ड एज अ साइनोसाइडल कैपिलरी। साइनोसाइडल कैपिलरीज जो होते हैं उसमें देखिए, उसमें ये देखिए ये जो स्क्वेमोस सेल्स है, स्क्वेमोस सेल के दरमियान में एक बड़ा गैप होता है, उस गैप को साइनोसाइड्स कहते हैं। और देखिए उसको जो बेस में मेम्ब्रेन सराउंड कर रहा है वो भी पीसेस के फॉर्म में है। तो इसका मतलब है कि इस कैपिलरीज के थ्रू रिमूवल ऑफ, मतलब इसके थ्रू ब्लड वेसल्स बाहर निकल सकते हैं, ब्लड वेसल्स बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि ये लार्जर सेल्स को अलाउ करता है कि ये पास हो सके। ये कैपिलरीज जो है ये स्पेसिफिकली हमारे लिवर में, हमारे स्प्लीन में और बोन मैरो में एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ से मतलब बोन मैरो देखिए हमारे पास आरबीसी बनते हैं, तो बोन मैरो के सेल जब आरबीसी बना देते हैं तो वो आरबीसी जो होते हैं वो इन कैपिलरीज में पेनिट्रेट हो जाते हैं। लिवर में जो होते हैं, फॉर एग्जांपल लिवर के थ्रू जब ब्लड पास होता है तो वो ब्लड आता है, न्यूट्रिएंट रिच ब्लड आता है इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो वहाँ ये मल्टीपल प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं, मतलब लिवर उससे वेस्ट भी रिमूव करता है उस ब्लड से, मतलब इस ब्लड से वेस्ट भी रिमूव करेगा, इससे ओल्ड आरबीसी भी रिमूव करेगा। और आरबीसी की ब्रेकडाउन भी होती है ना, तो आरबीसी की रिमूवल यहाँ से पास होती है। द थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल आर कॉल्ड एज अ वेन। वेन वो ब्लड वेसल है जो ब्लड को कैरी करता है हार्ट की तरफ, और इसका डायमीटर 2 मिलीमीटर है, ठीक है। वेन जो होता है, द ओनली वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वेन जो सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है वो पल्मोनरी वेन है। अदरवाइज तमाम वेन में जो होते हैं कौन से ब्लड होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अच्छा, वेन का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया कि इसका ट्यूनिका मीडिया आर्टरीज के मुकाबले में बहुत थिनर होता है, क्योंकि उसमें फ्यू इलास्टिक और मसल फाइबर होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो वेन है, स्पेसिफिकली वो वेन्स जो ब्लड लाता है लिम्स से, नीचे पाँव से लाता है। तो फॉर एग्जांपल ये वेन है, तो वेन को अगर हम ऑब्जर्व कर लें तो इसका जो ट्यूनिक, इसकी वॉल जो होते हैं ना, इसके वॉल, अंदर वॉल, इसके वॉल से इसके अंदर जो दीवारें होती हैं, इससे इस तरह सेमी लूनर वॉल निकलते हैं वेन में। दीज आर कॉल्ड एज द सेमी लूनर
wall which are actually the extension of tunica intima, उनके सेल से इस तरह आउटग्रोथ निकले हैं। दीज वॉल आर कॉल्ड एज अ हाफ मून शेप वॉल, हाफ मून शेप वॉल, इसको सेमिनल वॉल कहते हैं। ये लिम्स में स्पेसिफिकली हमारे लिम्स के जो वेन होते हैं उसमें वॉल होते हैं, तो ये ब्लड को अलाउ करता है ओनली वन डायरेक्शन में। जब इस ब्लड इसके थ्रू पास हो जाता है तो ये सेमिनल वॉल आपस में कंबाइन होके अटैच होके इसकी लूमिन को क्लोज कर लेते हैं ताकि वो ब्लड वापस ना आ सके ग्रेविटी के खिलाफ। मतलब इसको वेन जो होता है ये ब्लड को क्या करता है, ये पंप करता है। ठीक है, अच्छा हमारे पास देखिए ये कुछ वेन्स का तो ये स्ट्रक्चर हो गया। दूसरी बात याद रखिए, चूंकि कैपिलरीज में स्मूथ मसल्स अमूमन तौर पर नहीं होते, ठीक है ना, इस कैपिलरीज में क्या होता है, सिर्फ एंडोथेलियम होता है जिस तरह हमने डिस्कस किया। तो ये बात याद रखिए। यहाँ मैंने एक और आपको ये स्ट्रक्चर ड्रा किया है। देखिए दिस इज़ अ आर्टरियोल, ये जो मेन ये आर्टरियोल है, ये जो है एक एंड पे वेन्यूल होता है। ये जो है फॉर एग्जांपल ये आर्टरियोल से जो ब्रांच निकलता है इसको मेटा आर्टरियोल कहते हैं। और ये मेटा आर्टरियोल जैसे ही फिर डिवाइड होता है कैपिलरीज में स्पेसिफिकली, मतलब मेटा आर्टरियोल के जो ब्रांच होते हैं उसको कहते हैं थोरोफेयर चैनल्स, और फिर थोरोफेयर चैनल जो होते हैं वो कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं। अच्छा ये बात याद है कि मेटा आर्टरियोल जो होते हैं ये आर्टरियोल और वेन्यूल के दरम्यान में होते हैं और इसमें स्मूथ मसल होते हैं ट्यूनिका मीडिया में। थोरोफेयर चैनल जो होते हैं ना इसको कहते हैं द टेल एंड ऑफ द मेटा आर्टरियोल, मतलब ये कैपिलरीज के साथ रिजेम्बलेंस करते हैं। लेकिन जो ट्रू कैपिलरीज है वो बिटवीन मेटा आर्टरियोल, ठीक है ना, और मतलब वेन्यूल्स के दरम्यान में होते हैं, ये कैपिलरीज है। कैपिलरीज में चूंकि स्मूथ मसल एब्सेंट है तो ये बात याद रखें कि जैसे ही मेटा आर्टरियोल से कैपिलरीज या थोरोफेयर चैनल ओरिजिनेट होते हैं ना तो इसके सराउंडिंग में एक रिंग लाइक मसल होता है कैपिलरीज के स्टार्ट पे। उस रिंग मसल को कहते हैं प्री कैपिलरी स्पेंटर। ये प्री कैपिलरी स्पेंटर जो होते हैं ना इसका ये काम होता है कि ये ब्लड फ्लो को कैपिलरीज में रेगुलेट करता है। मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड की फ्लो जो होती है वो स्लो हो जाती है कैपिलरीज में, और जब ये रिलैक्स होते हैं तो ये ब्लड की फ्लो क्या कर लेगा, मतलब ज़्यादा ब्लड फ्लो होगा किधर, कैपिलरीज में। सो इसका मतलब ये है ना कि कैपिलरीज जो होते हैं इसमें जो फ्लो ऑफ ब्लड है दे आर रेगुलेटेड बाय प्री कैपिलरी स्फेंटर बाय कंट्रैक्शन एरिया। और प्री कैपिलरी स्फेंटर क्या चीज़ है, ये स्मूथ मसल्स के बैंड्स होते हैं। स्मूथ मसल के क्या होते हैं, बैंड्स होते हैं। तो इसके थ्रू क्या होती है, इसके थ्रू ब्लड की फ्लो कैपिलरीज में अमाउंट ऑफ ब्लड जो होती है वो कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है इसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से। अच्छा दूसरी बात याद रखें, इस तरह एक और पॉइंट, ये जो हमने अभी पढ़ा कि वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन, तो कुछ हार्मोन जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, नैरो करते हैं। और कुछ हार्मोन जो होते हैं वो वेसो डायलेटर वो उसको वेसो डायलेशन काज करते हैं, तो उनको वेसो कंस्ट्रक्शन एजेंट कहते हैं और वेसो डायलेटर एजेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में नॉर एपिनेफ्रिन एक हार्मोन है, इसको नॉर एड्रेनालिन भी कहते हैं। ये पावरफुल वेसो कंस्ट्रक्शन हार्मोन है, मतलब ये ब्लड वेसल्स में ब्लड की फ्लो क्या करता है, स्लो तेज मतलब कंस्ट्रक्शन काज करता है, तो उसमें नैरोइंग काज कर लेगा, तो ब्लड की स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। एपिनेफ्रिन जो होती है ये लेस पावरफुल वेसो कंस्ट्रक्टर है, और वेसो डायलेटर हार्मोन जो है वो हिस्टामिन है और प्रोस्टाग्लैंडिन है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे ब्लड की फ़्लो, उसकी वेलोसिटी को, और ब्लड की फ़्लो और क्रॉस सेक्शन एरिया, ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।